हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल पॉइंट। मैं हूं मंकेश और आज हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्लास 12 बिहार बोर्ड की इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी के द्वारा लिखित इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ऑलरेडी मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर मैंने यूट्यूब चैनल पर आपको लाइव पढ़ा दिया है और ये जो वीडियो है ये लेक्चर आपको स्पेशली थ्रॉली होगा रेनबो पार्ट 2 जो कि बिहार बोर्ड के 2024 में भाग लेने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये 100 मार्क्स का ये इंग्लिश है। तो आप लोग सब कोई कंसिस्टेंसी के साथ जुड़े और आप लोगों से निवेदन है कि आप शेयर करें, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी भारतीय सभ्यता एंड कल्चर और संस्कृति, और ये आप देख रहे हैं डिजिटल पॉइंट। क्वेरी के लिए आप दिए गए नंबर पर आप बात कर सकते हैं। आप पीडीएफ अगर आपको चाहिए किसी भी तरीके का तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज हम बिना देरी किए हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा यहाँ लिखा गया है और महात्मा गांधी के द्वारा ये इसके राइटर हैं। आई मोहनदास करमचंद गांधी भी महात्मा गांधी को कहा जाता है और महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। और महात्मा गांधी के बारे में उन्होंने भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उन्हें राष्ट्रपिता या बापू के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम चर्चा करें तो वे राजनेता की तुलना में एक बहुत ही बड़े आध्यात्मिक नेता थे और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, ब्रिटिश शासन के खिलाफ उन्होंने हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का सफलतापूर्वक उपयोग किया। वैसे हमें पता है कि महात्मा गांधी के बारे में हम बहुत बार अध्ययन किए हैं और बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा है। और ये जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये भारत के सभ्यता और संस्कृति के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने इस लेख में दर्शाने की कोशिश करी है। तो हम सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ बुक में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और आपको भी इस पर एक एक लेटर, एक एक वर्ड पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 टू 1948, यानी हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की, और महात्मा गांधी वाज नोन एज मोहनदास करमचंद गांधी, यानी महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और उनका जीवन काल 1869 से 1948 तक रहा। अब यहाँ पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन, जो जिन्हें बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, एंड वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर। स्पिरिचुअल लीडर का मतलब होता है एक आध्यात्मिक नेता, एंड लीडर देन अ पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन का मतलब होता है एक राजनीतिज्ञ, यानी महात्मा गांधी एक राजनेता की तुलना में अधिक आध्यात्मिक व्यक्ति थे। अगला है यहाँ ही सक्सेसफुली मतलब होता है सफलता पूर्वक, यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। उन्होंने सफलतापूर्वक सत्य, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का प्रयोग किया एज ए चीफ वेपन्स, एक मुख्य हथियार के रूप में, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी शासन या हुकूमत के खिलाफ, इन इंडिया, भारत में, एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, जिसकी मदद से भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता प्राप्त की। अब यहाँ हम बात करें फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से 1948 तक, यस, ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। वे 1915 से 1948 तक वे पूर्ण रूप से भारतीय राजनीति में हावी रहे, एंड ही डाइड एट हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948, और उनकी मृत्यु एक फैनेटिक, एक सन की एक कट्टरपंथी के हाथों 30 जनवरी 1948 में हुई थी। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ,
यस, सत्य की खोज, इसका हम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। और यहाँ आप लोग बिल्कुल ये माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 1 नंबर क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू हो सकता है, तो आप लोग जरूर इसे नोट कर लेंगे तो बहुत बेहतर होगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, यानी उन्होंने उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और यंग इंडिया के लिए यंग इंडिया उनकी एक जर्नल हुआ करती थी जो कि वीकली हुआ करता था, और उन्होंने बहुत सारे न्यूमरस आर्टिकल्स यानी बहुत सारे लेख लिखे दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, यानी उन्होंने लिखा। तो यहाँ ही रोट, राइट रोट, ये सेकेंड फॉर्म है और इसमें पास्ट सिंपल का फॉर्म यूज किया गया है। एंड स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन, और उन्होंने बहुत सारे भाषण दिए, बहुत सारे स्पीचेस दिए जो कि अलग अलग ओकेजन पर, अलग अलग अवसरों पर उन्होंने बहुत सारे स्पीचेस दिए। रिवील हिम नॉट ओनली एज अ ओरिजिनल थिंकर, जो न केवल उन्हें एक मूल विचारक के रूप में प्रकट करता है बट ऑल्सो अ ग्रेट मास्टर ऑफ कैस्ट एडियोमेटिक इंग्लिश, लेकिन वे एक पवित्र मुहावरेदार अंग्रेजी के एक महान गुरु के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा। अब आगे हम थोड़ी चर्चा करते हैं यहाँ। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, यानी ये एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है भाग, खंड, यानी इसमें जो निम्नलिखित जो खंड दिए गए हैं, जो नीचे लिखित एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं, जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी गांधी जी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में, उसके नींव पर, यस, और ठोस नींव के बारे में बताने की कोशिश करी है कि भारतीय सभ्यता ऐसी सभ्यता रही है जो अन्य विश्व के अन्य देशों की सभ्यता से बिल्कुल बिल्कुल अलग रहा है। अब एक चीज़ यहाँ दिया है, विच हैज़ द टेंडेंसी टू द प्रिविलेज, यस, विच हैज़ सक्सेसफुली, यस, विच हैज़ सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो समय के अनुसार, यस, पैसेज ऑफ टाइम यानी समय अनुसार इसे सफलतापूर्वक समझा गया और समय बीतने के साथ साथ इस सभ्यता को लोगों ने समझने का प्रयत्न किया और सामना किया। अब आगे हम बात करते हैं द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वेस्टर्न सिविलाइजेशन का मतलब पश्चिमी सभ्यता, यस, विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी, यस, जिसे प्रवृत्ति है भौतिकता को विशेष अधिकार देने की, यस, कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारत को, भारतीय सभ्यता को किसी भी तरीके से मेल नहीं खा सकती है। एंड एलिवेट द मोरल विंग्स, और भारतीय सभ्यता नैतिकता का पाठ पढ़ाती है, नैतिकता के अस्तित्व को बताती है। तो इस चैप्टर में बच्चों हमने जाना मोहनदास करमचंद महात्मा गांधी का पूरा नाम रहा और इनकी जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ, और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी इंडियन माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के हिसाब से, और उनकी जो पत्रिका रही, और ये पत्रिका रहा आपको यंग इंडिया, जो कि वीकली हुआ करता था और इसका एडिटर हुआ करते थे महात्मा गांधी। मैंने, आप लोग जाकर देख सकते हैं लाइव क्लास जिसमें लिया गया था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, तो आप वहाँ देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश करी गई है। तो इसमें महात्मा गांधी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का गुणगान करते हैं। ये एक लेख है, एक ऐसे है जिसमें भारतीय सभ्यता के बारे में बहुत ही विस्तृत तरीके से क्या किया है, अध्ययन करने का प्रयत्न किया है और लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आप लोग बिल्कुल मेरे साथ यानी डेजल पॉइंट के साथ जुड़े रहें और उम्मीद है कि आपकी इंग्लिश बहुत ही लाजवाब और बेहतर होगी। तो अब आगे हम पैराग्राफ में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली। ओरली का मतलब होता है मौखिक रूप से आपको इसका जवाब देना है। और यानी व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, यानी गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं। एंड व्हाट डिड, तो यहाँ डिड का यूज़ किया गया है
तो जहाँ डिड का यूज कर दिया जाए तो आप समझेंगे कि हम पास्ट सिंपल या पास्ट इंडिफिनिट का यूज कर रहे हैं। व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार, यानी बिहार में किसानों के लिए गांधी जी ने क्या किया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी आप क्या समझते हैं सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, या सिविलाइजेशन संस्कृति और सभ्यता का क्या तात्पर्य है, ये यहाँ आपको बताना है। और ये आपको ओरली कन्वर्सेशन करने हैं ताकि आपकी इंग्लिश बहुत बेहतर हो सके। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डू आवर होली स्क्रिप्चर, यानी जो हमारे पवित्र ग्रंथ है टिल अस बताता है अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, यानी मानवीय वैल्यू को किस तरीके से ये प्रस्तुत करता है, तो ये हमें ओरली हमें चर्चा करना चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं। यहाँ आप देखोगे कि इस चैप्टर का जो पहला पैरा है और इसमें इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। सिविलाइजेशन जिसे हम सभ्यता कहते हैं और सिविलाइजेशन एंड सभ्यता। अब यहाँ हम एक वर्ड पर भी विशेष ध्यान देंगे। और यहाँ तो पहला चैप्टर में आई बिलीव, मुझे ऐसा मानना है या मुझे विश्वास है दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व इज नॉट बिटेन इन द वर्ल्ड, यानी भारतीय सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसे दुनिया के अन्य किसी सभ्यता से कभी पीछे नहीं हो सकती, यानी भारतीय सभ्यता विश्व के अन्य देशों के सभ्यताओं से बिल्कुल परिपूर्ण है और आज भी ये सुसंगत है और ये कभी मिटने वाली नहीं है। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन और एंसेस्टर, तो यहाँ एंसेस्टर का जो मतलब है यानी हमारे पूर्वज, और एंसेस्टर यानी कोई भी हमारी बराबरी नहीं कर सकता। यस, जो हमारे पूर्वजों ने इस संस्कृति और सभ्यता को उस ऊंचाई तक पहुंचाया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल समझ रहे होंगे। और यहाँ रोम वेंट, रोम बर्बाद हो गया, रोम का पतन हो गया, एंड ग्रीस शेयर्ड द सम फेथ, और ठीक ग्रीस का भी ठीक वही हाल हुआ। ठीक यहाँ ग्रीस का भी वही हाल हुआ, वही हश्न हुआ। और एक चीज यहाँ दिया हुआ है कि द माइट ऑफ फैरो वॉज ब्रोकन, यानी जो फैरोज थे यानी फिरौन की ताकत, जो फैरोज थे जो ग्रीस के शासक थे, ये उनकी हैसियत मिट गई, उनकी ताकत टूट गई। यस, एंड जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, और जो जापान था ये पश्चिमीकरण को अपना लिया। चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अब यहाँ हम बात करें कि बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत की सभ्यता और संस्कृति आज भी वैसे ही एग्जिस्ट है। यस, समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, यानी हम बात कर सकते हैं किसी न किसी तरीके से भारत की सभ्यता की नींव आज भी मजबूत है। अब यहाँ दिया हुआ है कि द पीपुल ऑफ यूरोप, यानी यूरोप के लोगों ने यस लर्न देयर लेसन, उन लोगों ने पाठ सीखा फ्रॉम द राइटिंग ऑफ मैन ऑफ ग्रीस, यानी रोम या ग्रीस के लेखकों के द्वारा जो सबक सिखाए गए हैं और उनसे उन लोगों ने सीखा। एंड द मेन ऑफ द ग्रीस रोम विच एग्जिस्ट नो लंगर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जो बहुत लंबे समय तक अपनी गौरव को एग्जिस्ट नहीं कर सके, बहुत लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं रह सका। तो ये हम यहाँ अगला यहाँ दिया हुआ है कि रोम विच एग्जिस्ट नो लंगर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, यानी ग्रीस या जो रोम की जो सभ्यता रही बहुत लंबे समय तक ये इसकी गरिमा नहीं रही। यस, इन ट्राइंग टू लर्न, हमें सीखने की कोशिश करनी चाहिए फ्रॉम देम, उन्हें उनसे। यस, द यूरोपियंस इमेजिन, यानी यूरोपियन यानी यूरोप के रहने वाले लोग कल्पना करते हैं यस कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, कि वे यानी ग्रीस और रोम के लोगों ने जो कुछ गलतियां किया है ये उससे बचेंगे। और ये सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, जो वास्तव में उनकी दयनीय स्थिति को दर्शाता है। तो पिटिएबल कंडीशन का जो मतलब होता है दयनीय स्थिति, यस पिटिएबल कंडीशन। अब आगे यहाँ हम बात करते हैं पैरा 2, और पैरा 2 में दिया है इन द मिस्ट ऑफ, यहाँ
इन द मिस्ट ऑफ ऑल दिस, यानी इन सभी के बीच, यानी जितनी सारी सभ्यताएं रही, जो महात्मा गांधी ने अपने लेख में जो कुछ कहा है, जो कुछ बताया है, इन सभी सभ्यताओं के बीच भारत की सभ्यता अचल रही। एंड इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट्स हर ग्लोरी। और भारत अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखने में अक्षुण्ण रहा, और ये आज ये इसकी ग्लोरी है, ये इसकी महिमा है। इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, यस, दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड। तो यहाँ हम बात करें इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, ये भारत के लोगों के खिलाफ ये आरोप लगाया गया कि जो भारतीय पीपुल होते हैं ये अनसिविलाइज्ड होते हैं, यानी असभ्य, और ये अज्ञानी, इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी होते हैं, एंड स्टॉलिड, और ये अडिग होते हैं। यस, दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंक्लूड देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, जो किसी भी बदलाव को अपनाने के लिए वे प्रेरित नहीं रहते हैं। यस, इट इज़ ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, जो वास्तव में हमारी मेरिट के खिलाफ है, और ये मेरिट के खिलाफ लगाया गया ये एक आक्षेप है, चार्ज है। व्हाट वी हैव टेस्टेड, यस, यहाँ हम जानेंगे कि व्हाट वी हैव टेस्टेड, अभी तक हमने जो कुछ सीखा है या जो कुछ परीक्षण किया है, जो टेस्ट किया है, फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, यानी जो सच पाया है उसे हमें बदलने की हिम्मत नहीं है। यस, वी डेयर नॉट चेंज, यानी हमें बदलने की हिम्मत नहीं है। तो आप यहाँ देखोगे एनविल ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब, यानी जो कुछ सच है, जो कुछ भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो सच है उसे हमें बदलने की वी डेयर नॉट। तो वी डेयर नॉट का मतलब होता है कि हम लोगों की हिम्मत नहीं है। यस, मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपन इंडिया, यानी भारत के लोगों के ऊपर, भारत की संस्कृति के ऊपर बहुत सारे सलाह थोपे गए, लेकिन सी रिमेन्स स्टडी, लेकिन भारतीय लोग और भारतीय सभ्यता स्टडी रहा, स्थिर रहा। यस, दिस इज़ हर ब्यूटी, और यही भारत की सुंदरता को दर्शाता है। एंड इट इज़ सीट एंकर ऑफ आवर होप, जो एक हमारे लिए आशा की चादर की एक लंगर है। तो यहाँ होप का मतलब होता है आशा, एंड सीट एंकर यानी हम बोलेंगे कि आशा की चादर, यानी जो हमें नए नए आशाओं की ओर प्रेरित करता है। तो ये है भारतीय सभ्यता की पहचान, और ये भारतीय संस्कृति की पहचान। तो महात्मा गांधी ने इसमें, यानी इस पैराग्राफ में बताया है कि भारतीय सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो आज पूरे विश्व में ये आज भी अचल है, और इसकी महिमा, यही गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। और पहले भारत के खिलाफ, भारतीय सभ्यता के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने यहाँ के लोगों को असभ्य, अडिग, अज्ञानी तक कहा, और लेकिन उन्होंने और यहाँ तक कहा कि भारतीय सभ्यता के कालीन के जो लोग होते हैं, भारतीय सभ्यता में रहने वाले लोग होते हैं, ये किसी बदलाव को ये प्रेरित नहीं करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं भारतीय सभ्यता के खिलाफ रहा है। तो इसमें हमें कहीं ना कहीं इसमें महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी सेकेंड पैराग्राफ में बहुत ही बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करी है। यस, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल समझ रहे होंगे। अब आगे हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ है थर्ड, और थर्ड में सिविलाइजेशन इज दैट मड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। यस, दैट इज द मड ऑफ कंडक्ट मतलब आचरण की हम बात करें तो भारतीय सभ्यता का वैसी आचरण है जो पॉइंट आउट द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो मानव के, मनुष्य के कर्तव्य के पथ को दर्शाता है, कर्तव्य के लिए प्रेरित करता है। यस, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर द कन्वर्टिबल। यहाँ दिया गया परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी यानी अपने कर्तव्यों का पालन करना, नैतिकता का पालन करना, यानी ऑब्जर्वेंस ऑफ द
पालन, यस, ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर द कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल का मतलब होता है ये परिवर्तन करना। तो नैतिकता यानी कर्तव्य का पालन, नैतिकता के पालन का परिवर्तन ये शब्द है। यानी हम बोल सकते हैं कि नैतिकता की पहचान यस लोगों के कर्तव्य से संबंधित है। अब यहाँ हम चर्चा करें कि टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड एंड आवर पैशन। यानी नैतिकता का पालन करना ये हमारे मन, हमारे जुनून पर महारत हासिल करने के बराबर है। और ऐसा वी नो आवर सेल्फ, ऐसा करते हुए हम बताते हैं द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर द सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। यानी खुद हम ऐसा मानते हैं कि जो सभ्यता, जो गुजरातियों के लिए जो सभ्यता है, यानी गुजरातियों के लिए यहाँ द गुजराती इक्विवेलेंट यानी गुजरातियों का समकक्ष जो सभ्यता का अर्थ है ये गुड कंडक्ट यानी अच्छे आचरण से है। तो बच्चों यहाँ ये जो थर्ड चैप्टर है, इस चैप्टर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करी है महात्मा गांधी ने कि भारतीय जो सभ्यता है ये मनुष्य के कर्तव्य को प्रोत्साहित करती है और साथ ही साथ नैतिकता का पालन तभी संभव है जब मनुष्य अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहे हैं। और इससे नैतिकता का पालन ये भारतीय सभ्यता के प्रत्येक लोगों की ये वास्तविकता की पहचान है। तो ये हम लोगों ने थर्ड चैप्टर के लिए थर्ड पैरा हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं फोर्थ पर, इफ दिस डेफिनेशन वी करेक्ट, अगर ये डेफिनेशन यानी ये परिभाषा अगर सही है तो देन इंडिया एज अ समरी शो मैनी राइटर्स हैव शोन। यस, तो यहाँ भारत जैसा कि कई लेखकों ने, कई ऑथर ने भारत को दर्शाया है, भारत के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में लिखने की, बताने की कोशिश करी है। यस, और यह हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स। तो हमें किसी अन्य दूसरों से सीखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, और भारतीय संस्कृति जैसा है वैसा ही होने चाहिए। तो ये 4 पैराग्राफ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब 5th पैरा में हम बात करते हैं। 5th पैरा की अगर हम चर्चा करें यहाँ, तो यहाँ आप देखोगे वी नोटिस, यानी हम लोगों ने ध्यान दिया है कि द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, यानी चिड़िया की तरह जो मानव का दिमाग है ये होता है, क्योंकि जिस तरीके से चिड़िया एक स्थिर जगह पर नहीं रह सकती, ठीक उसी तरीके से मानव मन जो ह्यूमन माइंड्स होता है एक बेचैन पक्षी की तरह है। एंड द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट, और इसे जितना अधिक इसे प्राप्त होता है वह और अधिक इसे चाहने की कोशिश होती है, यानी और भी इच्छा बढ़ जाती है। तो फिर से एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, और फिर भी ये मानव असंतुष्ट रहता है। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में महात्मा गांधी ने मानव के बारे में भी, ह्यूमन माइंड्स के भी बारे में चर्चा करी है मेरे प्यारे बच्चों। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, यानी हम जितना हम अपने जुनून, अपने पैशन, या हम अपने पैशन में इंडल्ज होते हैं, संतृप्त होते हैं, लिप्त होते हैं, यस, द मोर अनब्रिडल दे बिकेम, और वे और भी बेलगाम होते जाते हैं। यानी इसका मतलब है कि ये हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अनियंत्रित हो जाते हैं। शो आवर एंसेस्टर, यस, इसलिए हमारे पूर्वजों ने, देयरफॉर इसलिए, यस, सेट अ लिमिट और इंडल्जेंस, यानी हमारे जो इंडल्जेंस है, जो हमारी आवश्यक चीज़ है, जो भोग विलासिता है, उसके लिए उन लोगों ने सीमा निर्धारित कर रखी है। दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, और उन्होंने यानी हमारे पूर्वजों ने देखा है कि खुशी ये, यानी सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली मेंटल कंडीशन, यानी खुशी एक मानसिक स्थिति है जो कहीं ना कहीं मानव के जीवन शैली को सपोर्ट करता है। तो इस चैप्टर में, या इस चैप्टर में हम भारतीय सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, और भारतीय सभ्यता हमें पता है कि ये जो चैप्टर है महात्मा गांधी ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। अब हम बात करें 6th पैरा में, और 6th पैरा में आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा, अ मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, यानी यहाँ ऐसा महात्मा गांधी ने बताया कि ऐसी ये जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति बहुत खुश है, यस,
क्योंकि वह रिच है। यानी एक धनी व्यक्ति वह खुश नहीं हो सकता या अखुश नहीं, यस, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, या एक गरीब व्यक्ति दुखी। ये उनका मानना है कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई नेसेसरीली नहीं है कि जो धनी है यहाँ कि अ मैन इज़ नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज इज रिच। यानी हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति धनी है और वह खुश होगा, तो ऐसा भी नहीं है। और अनहैप्पी बिकॉज इज पुअर, या कोई गरीब है तो वह दुखित है। और द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, यानी जो धनी लोग होते हैं अक्सर अमीरों को दुखी देखा जाता है। एंड द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीबों को खुश देखा जाता है। यस, मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, यानी लाखों लोग हमेशा गरीब रहे हैं। यस, एंड ऑब्जर्विंग ऑल दिस, यानी हमें उसी तरीके से हम क्या कि हमें अपने गरीबों को अपने पूर्वजों की विलासिता और सुखों से, यस, यहाँ ऑब्जर्विंग ऑल दिस, जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ आवर एंसेस्टर डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, यानी जो हमारे पूर्वज रहे हैं उन्होंने विलासिता और सुखों से हमेशा हमें, यानी भारतीय सभ्यता में ये इसकी नियंत्रण किया है, और उन्होंने इन विलासिता और सुख से लोगों को, भारतीय सभ्यता और संस्कृति में पल बढ़ रहे लोगों को हमेशा दूर करने की कोशिश करी है। अब यहाँ दिया है वी हैव मैनेज विद द सेम काइंड, यहाँ वी हैव मैनेज विद द सेम काइंड ऑफ फ्लाव एज एग्जिस्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, यानी हम उसी तरीके के आज भी हल से काम चला रहे हैं जो पहले हजारों साल पहले हुआ करते थे। ये भारतीय सभ्यता की बहुत बड़ी ये पहचान रही है। अब यहाँ एक चीज़ हम समझे कि वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेज। यस, हम उसी तरीके के कॉटेज यानी झोपड़ी जिसे हम बोलेंगे, यस, रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेज दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स और इंडिजिनस एजुकेशन, यस, टाइम्स, यानी वी रिटेन, यानी हम उसी तरीके के कॉटेज जिसे हम कह सकते हैं झोपड़ी या बरकरार रखें जो हमारे पूर्वजों के पास हजारों सालों पहले हुआ करता था। एंड इंडिजिनस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, और जो हमारी स्वदेशी शिक्षा है, जो हमारी इंडिजिनस शिक्षा है, ठीक उसी तरीके से है जो हमारे पूर्वजों ने उसका नींव बोया था। यस, अब आगे हम बात करते हैं वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन, यानी हम बात करें तो हमारे पास जीवन के संचारण हेतु, यानी वी हैव नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग यानी जीवन को बर्बाद करने के लिए कोई प्रतिस्पर्धा, यानी हम बात करें कंपटीशन का जो मतलब होता है प्रतिस्पर्धा होती है, कोई प्रतिस्पर्धा की व्यवस्था नहीं है। एंड इज फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन, यस, और हम स्वयं अपने व्यवसाय, यस, और ट्रेड व्यापार एंड चार्ज रेगुलर वेज, या हम व्यापार का पालन कर नियमित मजदूरी पर हम अपने आप को सम्मिलित कर सकते हैं। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, यहाँ महात्मा गांधी ने बताया है कि भारतीय सभ्यता एक ऐसी सभ्यता रही है जहाँ मशीनरी का आविष्कार हमारे पूर्वज नहीं जानते थे, और ऐसा उनका मानना था कि अगर, यस, कि डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी बट आवर फॉरफादर्स, यानी हमारे पूर्वजों का ऐसा विश्वास था, मानना था, इफ वी सेट आवर हार्ट आफ्टर सच थिंग, यानी हम इस तरीके की चीज़ों के लिए अगर हम दिल लगा लें, यानी आवर हार्ट आफ्टर सच अ थिंग्स, यानी इंडल्ज हो जाए, यस, तो वी वुड बिकम स्लेव, हम गुलाम बन जाएंगे। स्लेव का मतलब होता है बच्चों यहाँ दास, यस, एंड लॉसेस द मोरल फाइबर्स, और हम अपनी नैतिकता को खो देंगे। यस, दे, इसलिए वे लोग therefore आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन डिसाइडेड, यस, यानी उन्होंने, डेलिब्रेशन का मतलब होता है बच्चों विचार विमर्श के बाद, ही आफ्टर ड्यू, इसके बावजूद, दे डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड आवर हैंड्स एंड फीट, यानी ये इसके बावजूद उन लोगों ने ये
विचार विमर्श कर फैसला किया कि हमें वही करने चाहिए जो हम दैट वी शुड वनली डू, यस, कि जो हम हाथों और पैरों से कर सकते हैं वही करें। यस, दिस सा यानी उन लोगों ने देखा, यानी सब्जेक्ट यहाँ बच्चों दे है और सा, शी सॉ ये पास्ट सिंपल सेंटेंस है। उन लोगों ने देखा दैट आवर रियल हैप्पीनेस, जो हमारी वास्तविक खुशी है, यस, एंड हेल्थ और स्वास्थ्य, कंसिस्टेड इन प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड एंड फीट, यानी हमारे हाथों और पैरों का उचित उपयोग, ये कहीं ना कहीं हमारे भारतीय संस्कृति के में लोगों की वास्तविक खुशी और स्वास्थ्य का राज है। तो मुझे उम्मीद है ये 6 आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, 6 पैरा। अब हम बात यहां कर रहे हैं 7th। यस, अब 7th पैरा में हम बात करेंगे दे फर्दर रीजन, यानी दे फर्दर उन लोगों ने आगे, रीजन मीन्स तर्क देना, रीजन और रीजन मीन्स तर्क दिया, दैट लार्ज सिटीज यानी जो बड़े बड़े शहर थे, वे आर स्नेयर एंड यूजलेस इन इनकम्बरेंस एंड द पीपल वुड नॉट हैप्पी इन देम, कि उन्होंने यानी जो हमारे पूर्वज थे उन लोगों ने बताया कि जो बड़े बड़े शहर थे एक फंदे की तरह, एक स्नेयर की तरह और एक यूजलेस एम्ब्रेंस यानी बेकार बोझ की तरह थे, जिसमें एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, जिसमें लोग बहुत खुश नहीं होंगे। यस, दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, यस, रॉबर, prostitutions and vice flourishing in them, and that poor man would be robbed by rich man। यानी इसमें महात्मा गांधी ने बताया है कि शहरों में चोरों का गिरोह होगा, लुटेरों का गिरोह होगा, एंड यहाँ प्रोस्टिट्यूशन का मतलब होता है वेश्यावृत्ति, एंड वाइस फ्लरिशिंग और बहुत सारी वाइस फ्लरिशिंग का मतलब बहुत सारी बुराइयाँ फलित फुलित हो रही होंगी, एंड द पुअर मैन वुड रॉब्ड बाय रिच मैन, और गरीब लोगों को धनी लोग लूटते होंगे और लूट रहे होंगे, एंड देयरफॉर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, इसलिए वे लोग गाँव में रहना अपने आप को संतुष्टि का कारक मानते रहे हैं। तो इस पैरा में महात्मा गांधी ने बताया है कि भारतीय जो सभ्यता आ रही है, भारतीय सभ्यता में जो पूर्वज रहे हैं, वे लोग बड़े शहरों को एक फंदे और बेकार की तरह समझते थे, क्योंकि वहाँ लोगों को खुश रहना एक बहुत बड़ा समस्या था, क्योंकि वहाँ यानी शहरों में चोरों का गिरोह, लुटेरों का गिरोह, वेश्यावृत्ति और बहुत सारी बुराइयाँ होती हैं, जो कहीं ना कहीं भारतीय सभ्यता के को अक्षुण्णता को बर्बाद करती है। और साथ ही साथ अगर हम चर्चा करें तो महात्मा गांधी ने इस चैप्टर में ये भी बताने की कोशिश करी है कि भारतीय सभ्यता ऐसी सभ्यता है जिसमें पूर्वजों ने गांव में रहने का ज़्यादा जोर दिया, यानी छोटे गांव से ही वे संतुष्ट रहे हैं। तो ये चीज़ें हमने अभी 7th पैराग्राफ में हमने पढ़ा है। अब आगे हम चर्चा कर रहे हैं 8, और 8 में हम देखेंगे यहाँ आप लोग बिल्कुल मैं कहूँगा कि अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, और एक एक वर्ड का मैं यहाँ क्लियर आपको बता दूंगा। 8 में they saw that kings and their swords were inferior. Yes, they saw the kings and their swords were inferior to the sword of ethics. Yes, यानी हमारे जो पूर्वजों ने देखा, यानी दे का प्रयोग यहाँ हमारे फादर्स के लिए किया गया है, हमारे एंसेस्टर्स के लिए किया गया है, कि जो राजा है, कि राजा और जो उनकी तलवारें होती हैं ये नैतिकता की तलवार से भी नीच होता है, यानी इन्फेरियर होता है, जो अनैतिकता का कहीं ना कहीं ये बढ़ावा देती रही है। एंड दे देयरफॉर हेल्ड द शॉवरिंग ऑफ अर्थ टू बी इन्फेरियर टू द रिसेस, लेकिन उन्होंने इसलिए पृथ्वी के जितने सारे पृथ्वी पर शासक हुए, जितने सारे ऋषि हुए, जितने सारे फकीर हुए, उनसे उन्हें राजाओं को कमतर आका गया। यस, कमतर यानी इस तरीके से कह सकते हैं कि यस द फादर अ नेशन विद द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बच्चों संविधान। यस, लाइक दिस इज फिटर टू टीच अदर देन लर्न फ्रॉम अदर्स। यस, यानी यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि एक संविधान वाला जो देश होता है, जो राष्ट्र होता है, उसे दूसरों से
सीखने की तुलना में दूसरों की सिखाने के लिए हमेशा प्रयुक्त रहता है, उपयुक्त होता है। यस, और आगे यहाँ दिया है द नेशन यस हैड कोर्ट, यानी जितने सारे राष्ट्र होते हैं वहाँ कोर्ट होता है। यानी कोर्ट का बात करें तो वहाँ अदालतें होती हैं, लॉयर्स यस यानी वकील होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं। यस बट दे वर ऑल विद इन द बाउंड, लेकिन वे सारे के सारे एक सीमा के भीतर हुआ करते थे। यस, और यहाँ दिया गया है बच्चों एवरीबडी न्यू, यानी सब कोई जानता था दैट दिस प्रोफेशन वेर नॉट पर्टिकुलरली सुपेरियर। यानी आप देखोगे सेंटेंस पर आप ध्यान देना शुरू कर दो। अगर आप बहुत अच्छा सेंटेंस पर ध्यान देना शुरू कर दोगे तो आप ऑटोमेटिकली अपने से लिख लोगे। यस, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके सारे लिखने की शैली अगर आप सुधारना चाहते हो तो आप डिजिटल पॉइंट को जरूर फॉलो करें, और डेली लाइव क्लास चलती है, आप लोग जरूर फॉलो करें। तो यहाँ हम बात करेंगे, यहाँ एवरीबडी न्यू यानी सभी किसी को पता था। नो न्यू, ये बच्चों ये पास्ट सिंपल की सेंटेंस है, पास्ट सिंपल की सेंटेंस है। यस, कि दैट दिस प्रोफेशन का अगर बात करें तो पेशा मीन्स पेशा को ही हम प्रोफेशन कहते हैं। यस, पेशा, तो ये दैट दिस प्रोफेशंस वर नॉट पर्टिकुलरली सुपेरियर, यानी इस तरीके के पेशे को कभी भी श्रेष्ठ रूप से नहीं देखा जाता रहा है। यस, इसके बाद हम बात करें यहाँ बच्चों मोर ओवर, यानी इसके अलावे दिस वकील्स एंड वैर डिड नॉट रॉब पीपुल, यानी इसके बावजूद भी यस यानी डिड नॉट रॉब, यस रॉब मीन्स लूटना होता है, और डिड नॉट यानी ये डिड का प्रयोग जहां भी कर दिया जाए आप वहां समझना कि हम सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं। तो वैद एंड वकील्स डिड नॉट रॉब द पीपुल, यानी वैद और वकील लोगों को नहीं लूटा करते थे। दे वेर कंसिडर्ड पीपुल्स डिपेंडेंट्स, यानी वे उन्हें लोगों को आश्रित माना जाता था। यानी यस दे आर कंसिडर्ड पीपुल्स डिपेंडेंट, यानी उन ऐसे प्रोफेशन को, वकील और वैद्य के प्रोफेशन को हमेशा इसे लोगों पर आधारित या आश्रित माना जाता था। यस, नॉट देयर मास्टर, उनका स्वामी नहीं, यानी लोगों का स्वामी कभी भी वैद्य या वकील को नहीं माना जाता रहा। यस, अब आगे यहाँ दिया है प्यारे बच्चों, आप समझोगे यहाँ कि जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर। यस, यानी जो न्याय था ये सहनीय रूप से निष्पक्ष था, इसमें कोई पक्षपात नहीं था। एंड द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट, और जो सामान्य जो नियमें होती थी ये इसका मुख्य कारण था अदालतों से बचना, अवॉइड द कोर्ट्स। यस, देयर वर नो टाउट टू लेयर पीपुल इनटू देम। यस, यानी लोगों को आकर्षित करने के लिए। यस, नो टाउट्स। यस, तो यहाँ टाउट्स का जो मतलब होगा बच्चों ये दलाल, टाउट्स एंड ल्योर। यस, टाउट का मतलब होता है दलाल, यानी कोई दलाल नहीं होते थे टू ल्योर द पीपुल, यानी लोगों को प्रलोभन देने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए। तो ल्योर पीपुल का मतलब होता है लोगों को प्रलोभन देना। यस, दिस एविल टू वॉज नोटिसेबल, एविल का मतलब होता है यहाँ बुराइयाँ। यस, लेकिन दिस एविल टू वॉज नोटिसेबल, इस तरीके की बुराइयाँ यस ओनली इन एंड अराउंड द कैपिटल्स, ये राजधानियों और उसके आसपास के क्षेत्रों में ध्यान में आई। यस, अब आगे चर्चा करते हैं द कॉमन पीपुल, यह जो आम लोग होते थे, जो सामान्य लोग हुआ करते थे, लिव्ड इंडिपेंडेंटली, यानी आम लोग स्वतंत्र रूप से रहा करते थे। तो बच्चों इंडिपेंडेंटली का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से रहना। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, और वे कृषि व्यवसाय में संलिप्त रहते थे। यस, यानी देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, और इनका जो व्यवसाय हुआ करता था कृषि संबंधित हुआ करता था। दे एंजॉयड रूल टू होम रूल, और वे सच्चे रूप से कहें तो वे स्वशासन की बात किया करते थे और खुद से होम रूल या स्वशासन को तरजीह दिया करते थे। तो बच्चों ये 8 पैराग्राफ के बाद से फिर हम यहाँ कुछ क्वेश्चन है, हम इसको
क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीज, यानी आपने जो कुछ अध्ययन किया है उस पर है। इंडिया इज द ग्लोरी इज दैट इट, और द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज दैट वी डिड नॉट चेंज व्हाट आवर एंसेस्टर्स सेट अ लिमिट टू आवर इंटेलिजेंस बिकॉज आवर फोरफादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। ये सब मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। और आगे दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, यानी हमें ब्रीफली यानी संक्षिप्त रूप से यहाँ हमें जवाब देने हैं, और आप लोग बिल्कुल मैं कहूँगा कि बेहतर तरीके से आप समझने का प्रयत्न करें। फिर से प्यारे बच्चों यहाँ देखोगे आप, द इंडियन सिविलाइजेशन यानी जो भारतीय सभ्यता रही है, आई डिस्क्राइब बाय मी यानी मेरे द्वारा वर्णन किया गया है, हैज़ बीन सो डिस्क्राइब बाय इट्स वर्टेज, यानी इसके बारे में बहुत सारे समर्थकों का भी ये इसका एक्सप्लेन किया गया है, वर्णन किया गया है, भारतीय सभ्यता के बारे में बताने की कोशिश की गई है। इन नो पार्ट ऑफ वर्ल्ड यानी दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा, यस, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, यस, और किसी भी सभ्यता के तहत, यस, हैव ऑल मैन अटेन्ड परफेक्शन, जहाँ सभी मनुष्यों ने पूर्णता प्राप्त नहीं की। यस, अब यहाँ दिया है कि द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय सभ्यता की ऐसी प्रवृत्ति रही है टू एलिवेट द मोरल विंग, जो हमेशा नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता रहा है। दैट यानी मोरल विंग्स यानी नैतिकता, यस, नैतिक आचरण, यस। अब यहाँ और इंडियन सिविलाइजेशन का मतलब होता है बच्चों भारतीय सभ्यता, यस, भारतीय सभ्यता, यस। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपागेट इमोरलिटी। प्रोपागेट का मतलब होता है ये फैलाना, विस्तार करना या प्रचार करना, विस्तार करना या प्रचार करना। और इमोरालिटी का मतलब होता है बच्चों अनैतिकता, अनैतिकता। लेकिन जो पश्चिमी सभ्यता रही है, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन रहे हैं, ये अनैतिकता को बढ़ावा दिया है, जो कहीं ना कहीं अनैतिकता का ये विस्तार करता रहा है। द लेटर इज गॉडलेस यानी यानी बाद वाला यानी जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, महात्मा गांधी ने बताया है कि बाद वाला जो है यानी द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यस, ये ईश्वर विहीन है, यानी ये आस्था नाम की कोई चीज नहीं है। नो बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड, द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड। लेकिन पहले यानी इंडियन सभ्यता के बारे में बोल रहे हैं महात्मा गांधी कि यानी द फॉर्मर इज यानी द फॉर्मर, यहाँ आप देखोगे इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, यानी पहली जो सभ्यता रही है यानी जो भारतीय सभ्यता रही है, ये हमेशा ईश्वर में विश्वास करता रहा है। अब आगे प्यारे बच्चों यहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे शो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, यस। तो यहाँ इतना समझदार, यस, सो अंडरस्टैंडिंग यानी बहुत ज़्यादा समझदार होना, और एंड सो बिलीविंग और इतना विश्वसनीय होना, विश्वास करने वाला, यस। इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया, यस, जो बिहोव्स एवरी यानी बिहोव्स का मतलब होता है हर प्रेमी, यानी इट बिहोव्स एवरी लवर यानी प्रत्येक लवर को, यस, यस, यहाँ कि हर प्रेमी को, ये बिहोव का मतलब होता है चिपके रहना, यस, क्लिंग करना। तो इट क्लिंग्स एवरी लवर या इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड सिविलाइजेशन, ओल्ड सिविलाइजेशन। तो बिहोव्स, ये आप देखोगे यहाँ बिहोव्स का प्रयोग बिहेव और बिहेव के संदर्भ में यहाँ बिहोव्स का यूज किया गया है, और बिहेव का मतलब यहाँ यूज किया गया है व्यवहार, यस। तो ये यानी इतना समझदार और इतना विश्वास करने वाला जो भारतीय सभ्यता है, भारतीय सभ्यता का हर एक प्रेमी, एवरी लवर्स ऑफ इंडिया यानी जो भारत की सभ्यता को प्रेम करता है, यस, वह क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, वह भारत की पुरानी सभ्यताओं के साथ जुड़ा रहता है। इवन ए चाइल्ड क्लिंग टू द मदर, जैसे मदर्स ब्रेस्ट, जैसे एक बच्चा माँ के स्तन से, ब्रेस्ट से जैसे चिपक जाता है, ठीक वैसे ही प्रत्येक समझदार और विश्वास करने वाला हर एक भारतीय व्यक्ति
ठीक भारतीय सभ्यता, पुरानी सभ्यताओं से जुड़ा रहता है। तो बच्चों ये 9th पैराग्राफ हमने कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद हम आगे चल रहे हैं 10th। और 10th में आप देखेंगे कि 10th यहाँ आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, यानी इसमें महात्मा गांधी बताते हैं कि मुझे पश्चिमी सभ्यता से यानी वेस्ट कल्चर से, वेस्ट सिविलाइजेशन से कोई नफरत नहीं है। आई एम थैंकफुल, यस आई एम थैंकफुल, यानी मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ टू द वेस्ट फॉर मैनी थिंग्स, यानी बहुत सारी चीज़ों के लिए। यस आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, जो मैंने पश्चिमी सभ्यता से सीखा है। बट आई एम थैंकफुल, लेकिन यस कि बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी। यस, तो यहाँ बताने की कोशिश करी है कि लेकिन बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, मैं यानी आधुनिक भारतीय सभ्यता के लिए भी, यस मॉडर्न आधुनिक सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी, यानी आधुनिकता के लिए भी हम शुक्रगुजार हैं, जो कहीं ना कहीं मुझे यह सिखाया है, टीचिंग मी यानी सिखाया है, दैट इफ़ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाईएस्ट, जो भारत अपनी ऊंचाई तक पहुँचे। और यस सो इसलिए आई मस्ट टेल, इसलिए मैं ये जरूर बताना चाहूँगा माई कंट्रीमैन, यानी अपने देश के लोगों से, यस फ्रैंकली स्पष्ट रूप से, दैट यस एंड यस ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी बरसों बरसों के अनुभवों के बाद, यस एंड यस ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब होता है बच्चों बरसों अनुभव के बाद, यस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन आधुनिक सभ्यता के अनुभव के बाद, आई हैव लर्नड वन लेसन, मैंने एक पाठ सीखा है, एक लेसन सीखा है, यस फ्रॉम इट, इससे, दैट वी मस्ट सन इट एट ऑल कस्ट, यानी हमें हर कीमत पर, यस मस्ट सन इट यानी बहिष्कार करना, यानी किसी भी कीमत पर हमें इस यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन को बहिष्कार करना चाहिए। ये 11। अब यहाँ महात्मा गांधी का कहना है कि मैंने इस चैप्टर में सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें महात्मा गांधी ने 11th पैरा में बताया है कि मुझे कोई नफरत नहीं है पश्चिमी सभ्यता से, लेकिन मैंने जो कुछ सीखा है ये पश्चिमी सभ्यता के लिए, उसके लिए शुक्रगुजार हूँ, और जो कुछ चाहें, जो वैसी चीज़ें जो भारत की ऊंचाई तक ले जाएं, तो मैं उन्हें आधुनिकता के इस समय में कहीं ना कहीं जो भारतीय सभ्यता को नुकसान करें, इसके लिए हमें हर कीमत पर बहिष्कार करने चाहिए। तो बच्चों यहाँ 10th हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब बात कर रहे हैं 11th, और 11th पैरा में हम बात करें व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, आखिर ये आधुनिकता क्या है, यस आधुनिक सभ्यता क्या है। यस इट इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल का मतलब भौतिकवाद, यस और भौतिकवाद यानी बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें सुख सुविधा में हम इंडल्जेंस हैं, तो इट इज़ द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, ये भौतिकवाद की पूजा है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, ये हमारे पशुता की पूजा है। यस एंड इट इज़ द अनएडल्ट्रेटेड मटेरियलिज्म, जो एक शुद्ध भौतिकवाद को प्रेरित करती है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, यानी आधुनिक जो सभ्यता है कुछ भी नहीं है, इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ ट्रायम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। अगर हम बात करें तो भौतिक सभ्यता की विजय के हर कदम पर ये कहीं भी किसी भी तरीके से ये भारतीय सभ्यता के संदर्भ में ये कतई सही नहीं है, यानी भौतिक सभ्यता के हर कदम पर यह सोचता है, लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन हमेशा कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते रहा है। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों 12 पैरा में, और 12 पैरा है इट इज परहैप्स अननेसेसरी। यस इट इज परहैप्स, यानी दो सभ्यताओं के गुणों की अगर हम तुलना करें, इट इज परहैप्स शायद ये अननेसेसरी होगी, कोई ज़रूरत नहीं होगी, इफ नॉट यूजलेस, अगर ये हम तुलना करें तो शायद यह अनावश्यक होगा टू वेट द मेरिट्स। वेट द मेरिट का मतलब होता है यानी गुणों की तुलना करना,
वेट द मेरिट्स ऑफ टू सिविलाइजेशन। यस, तो अब आगे दिया है यानी दो, या इट्स परहैप्स आर अननेसेसरी, ये शायद या बेकार होगी, इफ नॉट यूज, यस जरूरी नहीं होगा, या इफ नॉट यूजलेस, या इसका कोई ये बेकार नहीं होगा, टू वेट द मेरिट्स ऑफ टू सिविलाइजेशन, यानी हमें इन दो सिविलाइजेशन के गुणवत्ता के बारे में चर्चा करते हुए। अब यहाँ दिया है इट्स लाइकली दैट वेस्ट हैज इवॉल्व्ड अ सिविलाइजेशन suited टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग, यानी संभवतः जो पश्चिमी जो सभ्यता है, पश्चिमी ने अपनी जलवायु, यस यानी वेस्ट हैज इवॉल्व्ड, यानी जो पश्चिमी सभ्यता है, यानी महात्मा गांधी ने वेस्ट वर्ड का जो यूज़ किया है बच्चों, ये सभ्यता सिविलाइजेशन कल्चर के संदर्भ में यूज किया है। और यहाँ कि इट्स लाइकली, ये संभवतः जो वेस्ट हैज इवॉल्व अ सिविलाइजेशन, यानी पश्चिमी जो सभ्यता है, ये क्लाइमेट, और क्लाइमेट का मतलब जलवायु, और ये सराउंडिंग अपने परिवेश के अनुसार इन लोगों ने यहाँ अपने सभ्यता का विकास किया है। यस, आगे है बच्चों, एंड सिमिलरली, ठीक इसी तरीके से वी हैव अ सिविलाइजेशन, यानी भारतीय जो सिविलाइजेशन है, यानी महात्मा गांधी ने यहाँ बताने की कोशिश करी है, वी हैव अ सिविलाइजेशन, जो हमारी सभ्यता है, suited टू आवर कंडीशन, ये हमारे कंडीशन, हमारे परिस्थितियों के अनुकूल है, एंड बोथ आर गुड इन देयर ऑन रेस्पेक्टिव स्फीयर, यानी और दोनों अच्छा है, यस दोनों अच्छा है, इन देयर ऑन रेस्पेक्टिव स्फीयर, अपने अपने क्षेत्रों में। यानी इस चैप्टर में महात्मा गांधी ने ये भारतीय सभ्यता की महिमा का बखान किया ही है, लेकिन उन्होंने यूरोपियन यानी वेस्टर्न कल्चर को भी बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश किए हैं। अब आगे चल रहे हैं प्यारे बच्चों 13, और 13 में यहाँ आप लोग देखोगे द डिस्टिंग्विशिंग, यहाँ द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी डिस्टिंग्विशिंग का मतलब होता है विशिष्ट जो विशेषताएं हैं, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे कहते हैं, ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी आधुनिक सभ्यता की जो विशिष्ट जो विशेषताएं हैं, ये इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, ये मानव के अनिश्चित आवश्यकताओं की बहुलता को, इच्छाओं को दर्शाता है। यस, अब यहाँ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, लेकिन जो प्राचीन जो सभ्यता रही, जो प्राचीन सभ्यता की जो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स रही, इज एन इम्परेटिव रेस्ट्रिक्शंस अपन, यस, और जो कहीं ना कहीं इन सभी आवश्यकताओं को अनिवार्य रूप से प्रतिबंध और सख्त विनियमन करता था, यानी सख्तता के साथ इसे कहीं ना कहीं ये मनाही करता रहा है। अब आगे देखोगे बच्चों, एंड अ स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ इट, यस, या दिस वांट, यानी एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दिस वांट, यानी कहीं ना कहीं ये हमारी इच्छाओं पर कंट्रोल करता रहा है ये एंशियंट सिविलाइजेशन। प्यारे बच्चों, अब यहाँ द मॉडर्न और वेस्टर्न इन सैटियाब्लेशनेस, यस इन सैटियाबे, यस यहाँ देखोगे आप इनसैटिएबलनेस, यस द मॉडर्न और वेस्टर्न insatiableness arises really from want of living faith, yes, in future state and therefore also in divinity, यानी आधुनिकता या पश्चिमी जो वास्तव में जो संस्कृति है, ये भविष्य की स्थिति में ये कहीं ना कहीं डिविनिटी को, यस डिविनिटी का मतलब होता है देवत्व को या ईश्वर में आस्था को कमी या विश्वास की कमी को उत्पन्न करता है, या ईश्वर को कहीं ना कहीं कम आंकता है। अब यहाँ बच्चों देखोगे द रेस्टोरेंट ऑफ एंशिएंट, द रेस्टोरेंट ऑफ एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन या पूर्वी सभ्यता का एक संयम, यस एक अवरोध हम बोल सकते हैं, एंड या अवरोध नहीं बोलेंगे बच्चों, यहाँ रेस्टोरेंट यानी हम बोलेंगे संयम बरतना, यस एक यस रेस्टोरेंट ईस्टर्न सिविलाइजेशन राइजेस फ्रॉम अबिलेब, यानी ये कहीं ना कहीं ये
पूर्वी सभ्यता के संयम से ये विश्वास उत्पन्न होता है, ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्फ, यानी स्वयं हम लोगों के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है बच्चों की बावजूद भी, इन अ फ्यूचर स्टेट यानी हमारी आने वाली भविष्य की स्थिति में, यस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ डिवाइन पावर, यस जो दैवीय शक्ति के अस्तित्व को दर्शाता है। तो बच्चों ये 13 पैरा रहा और 13 पैरा के बाद हम लोग 14th पढ़ने वाले हैं और 14th में यहाँ आप लोग देखोगे 14th में अब यहाँ कि सम ऑफ इमीडिएट, यस सम ऑफ इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट, यानी कुछ आधुनिक, यहाँ इमीडिएट एंड ब्रिलियंट, इमीडिएट का मतलब होगा शानदार परिणाम, यस इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट, यानी जो आधुनिक आविष्कार है, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट, यानी सम ऑफ, यानी यहाँ इमीडिएट का मतलब होता है तात्कालिक, तात्कालिक, और ब्रिलियंट रिजल्ट का मतलब होता है शानदार परिणाम, ब्रिलियंट रिजल्ट यानी शानदार परिणाम, शानदार परिणाम। तो सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट of inventions are too maddening, yes too maddening to resist, यानी यहाँ देखोगे too maddening की अगर हम बात करें तो, लेकिन आधुनिक जो आविष्कार है, यस आधुनिक जो आविष्कार है जिसमें कुछ तत्कालिक और कुछ शानदार परिणाम के विरोध के लिए हम बहुत ही परेशान हैं, लेकिन बट यस यानी विरोध के लिए हम परेशान हैं, विरोध करने के लिए। तो टू मेडनिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा परेशान होना बच्चों, बहुत ज़्यादा परेशान होना। बट आई हैव नो मैनर, लेकिन यस मुझ में इसमें कोई संदेह नहीं है, बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, यानी मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन द रेसिस्टेंस, यानी मानव की जीत या मानव की जो विक्ट्री है ये कहीं ना कहीं प्रतिरोध में या उसके विरोध में ही निहित है। यस अगला है वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे, यस यानी वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे, यानी हम हम स्थायी अवे द परमानेंट गुड, परमानेंट गुड का मतलब होता है बच्चों, परमानेंट का मतलब होता है जो स्थायी, परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंटरी प्लेजर, यानी जो अच्छाई होती है, जो स्थायी अच्छाई होती है। यस वी आर डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे, यानी हम लोग बहुत ये दूर रहे हैं। बार्टरिंग अवे का मतलब होता है कि दूर रहना, यस दूर रहना या दूर करने में खतरा है। यस हमें क्षणिक सुख और स्थायी अच्छाई को दूर करना ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर हम क्षणिक सुख और स्थायी अच्छाई को अगर दूर करें तो ये खतरों से खाली नहीं होगा। अब आगे बात करें बच्चों यहाँ 15 और 15 आप देखोगे यहाँ 15 और 15 बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पढ़ेंगे। 15 जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल, यानी अगर हम बात करें जिस प्रकार पश्चिमी सभ्यता ने, यानी जस्ट एज इन द वेस्ट, यानी इन द वेस्ट का मतलब यहाँ महात्मा गांधी ने वेस्टर्न कल्चर की बात करी है, यानी दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल, यानी जिस प्रकार से पश्चिमी सभ्यता ने भौतिक सुख सुविधा और वस्तुओं के अद्भुत खोज की है, ठीक सिमिलरली यानी ठीक उसी प्रकार, सिमिलरली का मतलब ठीक उसी प्रकार हिंदुइज्म हैज़ मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज, यानी हिंदुइज्म ने यानी हिंदू धर्म ने यस डिस्कवरीज इन थिंग ऑफ रिलीजन, यानी खोज करी है धर्म की, रिलीजन की, ऑफ द स्पिरिट यस आत्मा की, और यस ऑफ एंड ऑफ द सोल और आत्मा की। तो ठीक यहाँ महात्मा गांधी 15 पैरा में बताते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय सभ्यता जो पश्चिमी सभ्यता यानी जस्ट एज इन द वेस्ट, यानी जिस तरीके से पश्चिमी सभ्यता ने भौतिकवाद की सारी सुख सुविधाओं और संपन्न वस्तुओं की खोज की है, ठीक उसी प्रकार से भारतीय सभ्यता में हिंदुइज्म यस हिंदू धर्म ने धर्म रिलीजन ऑफ द स्पिरिट
एंड सोल की खोज करी है। यस, मुझे उम्मीद है कि ये 15 पैरा आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ हम चलते हैं 16 और 16 यहाँ हम देखेंगे, बट वी हैव नो आई for these great and fine discoveries, but we have no eye for these great and fine discoveries। तो यहाँ दिया है, लेकिन ये जो महान और जो बेहतरीन जो खोजें हैं, यानी we have no eye for this great, यानी ग्रेट, ये जो महान जो खोजें हैं, एंड फाइन डिस्कवरीज, जो लाजवाब जो खोज हैं, जो महान जो बेहतरीन जो खोज है, यस, इस पर हमारी कोई नज़र नहीं है। यानी महात्मा गांधी बताते हैं प्यारे बच्चों कि भारतीय सभ्यता ऐसी सभ्यता है कि इन सभी भौतिकतावाद के बाद भी भारतीय सभ्यता अपने अक्षुण्णता पर स्थायी है और आज भी अक्षुण्ण है, और इसे दुनिया की कोई सभ्यता पीछे नहीं कर सकती है। अब यहाँ बात करते हैं प्यारे बच्चों, वी आर डिजर्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड। यानी पश्चिमी जो विज्ञान ने, यानी पश्चिमी विज्ञान ने भौतिक प्रगति की है, यानी वी आर डिजर्ड बाय, यानी की है, जिसके कारण हम लोग उसको देखकर बहुत डेजर्ड हैं, बहुत चकित हैं। और यहाँ दिया है, आई एम नॉट इनेमोर्ड यस ऑफ दैट प्रोग्रेस। और इनेमोर्ड का मतलब होता है प्यारे बच्चों मोह माया, इनेमोर्ड, और इनेमोर्ड का मतलब होता है मोह माया, यस, मोह माया, यानी मुझे इसमें इसके प्रगति पर, इसके उन्नति पर कोई मोह माया नहीं है। यस, अगला है इनफैक्ट, वास्तव में बच्चों, या इनफैक्ट का मतलब होता है वास्तव में, इट ऑलमोस्ट सीम्स एज दाउ God in his wisdom has prevented India from progressing along those lines। यानी हम वास्तव में, मुझे ऐसा लगता है, यस, महात्मा गांधी ने इस पैरा में कहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे, यस, इनफैक्ट इट ऑलमोस्ट सिम्स, यानी सिम्स एज, ये ऐसा लगने के संदर्भ में यूज किया गया है। नाउ गॉड इन हिज विजडम, यानी ये भारतीय सभ्यता में ये अपनी बुद्धि के बदौलत, यस, हैज प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइन्स, यानी इस भौतिकवाद सुख सुविधा को आगे बढ़ने, भौतिकवाद की दिशा में आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं, यस, ईश्वर ने अपने बुद्धि का अद्भुत तरीके से प्रयोग होने की अनुमति दी है। यस, अब यहाँ प्यारे बच्चों, सो दैट इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन ऑफ रेसिस्टिंग द ऑनरस ऑफ मटेरियलिज्म, ताकि हम भौतिकवाद, यानी यहाँ बात करोगे कि सो दैट माइट फुलफिलमेंट इट्स, यस, स्पेशल मिशन, यानी जो स्पेशल मिशन है, जो स्पेशल मिशन का मतलब विशेष मिशन को पूरा कर सकने के लिए, यस, यानी इट रेसिस्टिंग द ऑनरस ऑफ मटेरियलिज्म, यानी मटेरियलिज्म की अगर बात करें बच्चों, तो ये कहीं ना कहीं ऑनरस ऑफ मटेरियलिज्म का मतलब होता है कि भौतिकवाद के हमले, यानी भौतिकवाद के बहुत सारी सुख सुविधाएं के शासन जो कहीं ना कहीं भारतीय सभ्यता को विरोध करती है, भारतीय सभ्यता को नष्ट करने के लिए रिलायबल है। तो यस, तो दैट इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन ऑफ रेसिस्टिंग द ऑनरस ऑफ मटेरियलिज्म, यानी शायद ईश्वर ने अपनी बुद्धि में भारत को उस दिशा में आगे बढ़ने से रोक दिया है जो कहीं ना कहीं भौतिकवाद के हमले के विरोध करने में एक विशेष मिशन को पूरा कर सके। तो बच्चों, ये 16 हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं यहाँ 17 और 17, यस, 17, और यहाँ मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। और इसके बावजूद अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन बैच में हिस्सा लेना है तो आप डेजल क्लासेस के कैंपस में आ सकते हैं, यहाँ बातें कर सकते हैं, और आपको बहुत ही रिलायबल तरीके से यहाँ बताने की कोशिश करी जाएगी। तो अब यहाँ हम 17 चैप्टर, और 17 चैप्टर में आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, यानी इसके बावजूद भी हिंदू धर्म में कुछ ऐसा है, समथिंग, कुछ इन हिंदुइज्म, यानी हिंदुइज्म हिंदू धर्म को डिनोट करता है, दैट हैज केप्ट इन अलाइव अप टिल नाउ, जो अभी तक इस सभ्यता को जिंदा रखा।
यस, अब बिल्कुल यहाँ इट हैज विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन, पर्शियन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, यानी ये इसने बेबीलोनियन, यस, सीरियन, फारसी और मिस्र की सभ्यताओं के पतन के बारे में भी देखा है, पतन को देखा है, इसके बर्बादी को देखा है। ये महात्मा गांधी अपने इस चैप्टर में, इस हिस्से में बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि भारतीय सभ्यता ऐसी सभ्यता है जो हिंदू धर्म में आज तक कुछ ऐसे नहीं होने दिया जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करे। अब एक चीज यहाँ, कास्ट अ लुक अराउंड यू, कास्ट अ लुक अराउंड यू, यानी जब हम अपने चारों ओर नजर डालेंगे तो वेयर इज रोम, रोम कहाँ है, एंड वेयर इज ग्रीस, ग्रीक कहाँ है। यस यस, कैन यू फाइंड टुडे, क्या आप आज पाओगे एनी वेयर द इटली ऑफ गिवन, या कि गिबन का इटली, या और रेदर द एंशिएंट रोम, या क्या आप प्राचीन इटली को ढूंढ पाओगे, फॉर रोम वॉज इटली, कभी रोम, यस, क्योंकि रोम कभी इटली हुआ करता था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ बताया गया है, महात्मा गांधी ने इस स्टेंजा में, इस पैरा में बताने की कोशिश की गई है, किए हैं कि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म जिसमें कुछ विशेष है जो कहीं ना कहीं भारतीय सभ्यता को आज भी अक्षुण्ण रखा है, लेकिन विश्व की कई ऐसी सभ्यताएं रहीं, बेबीलोनियन, सीरियाई, फारसी और मिस्र, ये सारे के सारे सभ्यताओं का पतन देखा है। अगर हम एक नज़र डालेंगे तो रोम और ग्रीस का पता नहीं चलेगा, और जो कभी गिब्बन इटली या प्राचीन रोम हुआ करता था, आज रोम इटली का एक हिस्सा हो गया। तो अब एक चीज यहाँ, गो टू ग्रीस, अब अगला है यहाँ 18 प्यारे बच्चों, और 18 में आप देखोगे कि गो टू ग्रीस, यस, ग्रीस चले जाओ, यस, वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, जहां ये मैंने बताया है कि एटिक सिविलाइजेशन किस देश से संबंधित था, यस, द एटिक सिविलाइजेशन इज द एसोसिएटेड विथ, तो हम बोलेंगे ग्रीस, ग्रीस, यस। तो आप लोग थोड़ा ध्यान भी दोगे, अगर बहुत बेहतर तरीके से पढ़ लोगे तो आपको कहीं भी किसी भी तरीके से एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी। यस, देन कमिंग टू इंडिया, और भारत चले आओ, एंड लेट वन गो थ्रू द मस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड, और यस, यहाँ भारत आकर सबसे प्राचीन जो चीज़ें हैं, यस, मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड, यानी बहुत पुरानी चीज़ें, यस, रिकॉर्ड, एंड देन लुक अराउंड यू, और अपने चारों ओर देखो, और आप, एंड यू वुड बी कंस्टेंट टू से, और आप, कंस्टेंट का मतलब होता है प्यारे बच्चों विवश होना, आप विवश हो जाएंगे ये कहना, यस आई सी हियर एंशिएंट इंडिया स्टिल लिविंग, कि हाँ आज भी प्राचीन भारत, यस, आज भी जीवित है, और आज भी यहाँ प्राचीन सभ्यताएं जिंदा है, आज भी प्राचीन सभ्यताओं की अस्तित्व यहाँ बनी है। प्यारे बच्चों, अब 19 पर आते हैं, और 19 यहाँ आप देखोगे, ट्रू, सत्य, सत्य, बिल्कुल सही, सच है, यस, कि यस, देयर वर डंग हिप्स, डंग हिप्स का मतलब होता है कूड़ा करकट, इधर उधर, यस, और टू का यूज किया गया है, यस, देयर वर डंग हिप्स टू, यस, कि चारों ओर इधर उधर कूड़ा करकट था, बट यस देयर आर रिच ट्रेजर्स ब्यूरिड अंडर देम, लेकिन उनमें बहुत सारे अकुत संपत्ति, अकुत खजाना छिपा हुआ है, एंड द रीजन, और इस कारण वाई इट हैज सर्वाइव इज, जिसके कारण आज ये सर्वाइव है, ये जीवित है, एंड दैट द एंड विच हिंदुइज्म सेट बिफोर, और कहीं ना कहीं हिंदू धर्म ने जिस तरीके से इस लक्ष्य को आपने आपके सामने रखा है, डेवलपमेंट एलोंग मटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन, यह कोई भौतिक विकास नहीं, भौतिकवाद की का नहीं, बल्कि ये स्पिरिचुअल लाइन यानी अध्यात्मवाद के आधार पर ये भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण रखा है, ये भारतीय संस्कृति आज भी अस्तित्व में है। प्यारे बच्चों, अब हम अगला पैरा की बात करेंगे यहाँ, और ये अगला है 20, और 20 में आप देखोगे आल सिविलाइजेशन, यानी महात्मा गांधी यहाँ बताते हैं कि जो हमारी सभ्यता रही है, यानी जो हमारी भारतीय सभ्यता रही है, और कल्चर, हमारी संस्कृति, और स्वराज, हमारा स्वराज, स्वराज के मतलब हम खुद स्वशासन की इच्छा करें, यस, डिपेंडेंट नॉट अपन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, यानी हम अपनी इच्छाओं के बढ़ाने पर निर्भर कभी नहीं रहे हैं, बट
yes want self indulgence but upon restricting want self denial। यानी हम खुद अपनी इच्छाओं को सीमित करने पर हमेशा जोर देते रहे हैं और अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल किए हैं, जो कहीं ना कहीं ये हमें आत्म इंकार को दर्शाता है। यानी सेल्फ डिनाइल यानी खुद हम यानी मटेरियलिज्म को कहीं ना कहीं हम विरोध करते रहे हैं। अब बात करें 11, अभी हम लोगों ने पढ़ा है 20 और प्यारे बच्चों अब 21 हम पढ़ेंगे यहाँ, और 21 के बाद हमारे पास बहुत कम और है, यानी 3 पैरा से 4 पैरा हमें पढ़ना है। तो आप लोग डेजल के साथ जरूर जुड़ें, क्योंकि डेजल आपको बहुत ही रिलायबल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी जानकारियाँ बिल्कुल ऑथेंटिक वे में आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो आप डेली लाइव जुड़ें 7 बजे, और संभव हो तो आप बिल्कुल ज्वाइन करें लाइव क्लास, संभव हो तो आप सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें, ताकि अपने यहाँ जो सारी समस्याएं इंग्लिश वगैरह की या बहुत सारे बच्चों की वे उनसे निजात पाएँ। तो आप लोग डेजल को जरूर सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें। यहाँ यूरोपियन सिविलाइजेशन इज, अब यहाँ नो डाउट suited फॉर यूरोपियंस बट इट विल मीन्स ruin फॉर इंडिया। यस, यहाँ महात्मा गांधी बता रहे हैं, गांधी जी बताते हैं कि जो भारतीय यूरोपियन सभ्यता है इज नो डाउट, यानी निसंदेह, यानी कोई डाउट नहीं है, suited फॉर यूरोपियंस, ये यूरोप के लोगों के लिए ये उपयुक्त है, बट इट विल मीन ruin फॉर इंडिया, लेकिन ये भारतीयों के लिए ये ठीक बर्बाद की तरह है। इफ वी endeavor टू कॉपी इट, अगर हम नकल करने की प्रयास करें। एंडिवर का मतलब होता है इफ यू एंडिवर टू कॉपी, यानी प्रयास करना, यस टू कॉपी। अगर हम यूरोपियन कल्चर को नकल करते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय सभ्यता बर्बाद होगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। दिस इज नॉट टू से यस दैट वी मे नॉट एडॉप्ट, ये कहना ये कि हम ये नहीं कह सकते हैं दैट वी मे नॉट एडॉप्ट द सिमुलेट whatever may be good and capable of assimilation, यानी इसका मतलब नहीं कि हम जो कुछ भी हैं, यानी this is not to say we may not adopt assimilate where very may be good, यानी ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो कुछ भी अच्छा है या आत्मसात करने में सक्षम है, यस इमिटेट करने में सक्षम है, हम उसे स्वीकार या आत्मसात नहीं कर सकते। तो यहाँ एसिमिलेशन का मतलब होता है प्यारे बच्चों आत्मसात करना, उसको स्वीकार करना। यस, यहाँ दिया है कि यस एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन, यानी इसका मतलब ये नहीं दैट इवन द यूरोपियन विल नॉट हैव नो पार्ट विथ whatever evil might have yes trapped into, yes कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि यूरोपियन लोगों को भी इसमें शामिल होने वाली बुराई से अलग होना पड़ेगा। यानी इस चैप्टर में महात्मा गांधी ने पैरा 21 में बताया है कि निस्संदेह है कि जो यूरोपियन सभ्यता है, जो भारतीय यूरोपियन सभ्यता है, यूरोप के लोगों के लिए उपयुक्त है। ठीक अगर हम भारतीय सभ्यता में इसकी नकल करते हैं तो ये भारतीय सभ्यता के लिए बर्बाद का कारक होगा। और ये भी ऐसा मतलब नहीं है कि जब जो कुछ हम अच्छा है या आत्मसात करने में सक्षम है तो हम उसे स्वीकार न करें। यानी जो कुछ भी है, चाहे यूरोपियन सभ्यता में या इंडियन सभ्यता में, हमें अगर जो अच्छाइयाँ दिखे, जो हमारे सभ्यता को अक्षुण्ण बनाए रखने में सक्षम है, तो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी ने बताया है। अब अगला है प्यारे बच्चों, और ये 22 है, और 22 में आप देखोगे यहाँ कि यहाँ आपको द incessant search for material comfort and their multiplication is such an evil, and I make bold to say that the Europeans themselves will have to remodel their आउटलुक। यस, अब यहाँ एक चर्चा करते हैं कि निरंतर भौतिक सुख सुविधाओं की खोज और उनका गुणगान करना ये बहुत बड़ी बुराई है। यानी यहाँ इंसेसेंट सर्च का मतलब होता है निरंतर खोज करते रहना, मटेरियल कंफर्ट यानी सुख सुविधाओं के लिए, ये देयर मल्टीप्लिकेशन इज सच एन इविल, ये एक बुराई है जो कि यस एंड मेक आई बोल्ड टू से, यानी और ये कहने का मैं साहस कर सकता हूँ, यानी महात्मा गांधी ने बताया है कि यस
कि इफ दे आर नॉट perish अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट टू विच दे बिकम स्लैब्स। यस, यानी हम ये बताने के लिए मैं ये साहस कर सकता हूँ, महात्मा गांधी ने बताया है कि यूरोपियन जो लोग हैं ये स्वयं अपने दृष्टिकोण से उन लोगों को अपने आप को तैयार करना होगा। यदि वे सुख सुविधाओं या जो कंफर्ट की जो चीज़ें हैं उनके अगर बोझ से अगर वे नष्ट नहीं होंगे जिनके वे गुलाम बन रहे होंगे। यानी इसमें महात्मा गांधी ने यूरोपियन लोगों को नसीहत भी दी है कि हमें अपने आप को अपने आप की सभ्यता को बचाने के लिए हमें सुख सुविधाओं पर विशेष ध्यान न देकर हमें उसे अक्षुण्ण बनाने की जरूर कोशिश करनी चाहिए जिसके हम गुलाम बनते जा रहे हैं। यस, विच दे आर बिकमिंग स्लेव। स्लेव का मतलब होता है बच्चों गुलाम। यस, अब आगे है यहाँ आप देखोगे यहाँ इट मे बी दैट, यस इट आगे यहां देखोगे इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग बट नो दैट फॉर रीडिंग इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्रीसेस टू कोट सर्टन डेथ। यह महात्मा हो सकता है, महात्मा गांधी बता रहे हैं कि मेरा पढ़ना गलत हो, लेकिन मुझे ऐसा मानना है, मुझे पता है कि जो भारत के लिए सोने की ऊन के पीछे दौड़ना, यानी गोल्डन फ्रीज का मतलब उन्होंने बताया है कि जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जो निश्चित ही एक मौत की एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जो कहीं ना कहीं हमारे लिए बिल्कुल मौत का कारक हो सकता है। तो महात्मा गांधी यहाँ बताते हैं प्यारे बच्चों कि यस कि लेट्स इनग्रेव आवर on our hearts the motto of western philosopher plain living and high thinking। यानी उन्होंने बताया है कि महात्मा गांधी कि हम पश्चिमी दार्शनिकों के आदर्श वाक्यों को हम उकेरे और यहाँ प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग यानी सादा जीवन और उच्च विचार को फॉलो करें। टुडे इट इज सर्टेन दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग एंड वी हैव few who profess to do the thinkings for the masses run the risk and in the vain search after the high living of the missing high thinking। यानी आज ये निश्चित है कि लाखों लोगों के पास उच्च जीवन नहीं हो सकता है और हम जो कुछ है जो जनता के लिए सोचने का दावा करते हैं हम उच्च जीवन की व्यर्थ खोज में हम उस सोच को खोजने का भी जोखिम उठाते हैं। यानी महात्मा गांधी ने इस चैप्टर में बताने की कोशिश करी है कि हमें सादा उच्च जीवन साधारण जीवन और उच्च विचार के साथ जीना चाहिए जो भारतीय सभ्यता कहीं ना कहीं हमें प्रोत्साहित करती है। भारतीय जीवन हमें कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करती है। अब अगला है प्यारे दोस्तों, यहाँ आप बात करोगे प्यारे बच्चों, यहाँ सिविलाइजेशन यानी 23rd और 23rd में यहाँ सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन बट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द वांट। यानी सभ्यता जो शब्द है ये वास्तविक अर्थ में बात करे तो ये मल्टीपल मटेरियल की बात नहीं करता बल्कि ये हमारे स्वैच्छिक जो हमारी इच्छाओं पर रेस्ट्रिक्शंस को प्रतिबंधित करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, प्रतिबंधित करता है जो यस दिस अलोन इंक्रीज एंड प्रमोट्स द कंटेंटमेंट रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी टू द सर्विस। यस जो हमारे अकेले संतोष वास्तविक खुशी और सेवा की क्षमता को बढ़ाता है और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। प्यारे बच्चों अब लास्ट है आपको यहाँ बता दें और ये लास्ट आपको यहाँ क्लियर होना चाहिए कि यहाँ कि a certain degree yes of physical harmony, a certain degree physical harmony and comfort is necessary but above a certain level it becomes। यानी कुछ हद तक हमें शारीरिक सामंजस्य और इच्छाएं यस आराम आवश्यक है लेकिन एक निश्चित स्तर से अगर यह मदद के बजाय ये हमारे लिए एक बाधा बन जाता है। हाइंड्रेंस का मतलब होता है प्यारे बच्चों बाधा। यस therefore the ideal of creating an unlimited number of funds and satisfying them seems to be the delusion and the snare। जो कहीं ना कहीं ये असीमित संख्याओं में हमारी जो इच्छाएं होती हैं ये हमें असंतुष्ट करती हैं और साथ ही साथ एक भ्रम और फंदा प्रतीत
ये हमारे असंतुष्टता को दर्शाता है और कहीं ना कहीं ये हमें भ्रामक भी करता है। द सेटिस्फेक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड इवन द इंटेलेक्चुअल नीड ऑफ वंस नैरो सेल्फ मस्ट मीट एट अ सर्टेन पॉइंट डिड stop before it degenerate into physical and intellectual voluptuousness। यस तो यहाँ अगर बताया गया है, महात्मा गांधी ने बताया कि शारीरिक और बौद्धिक जो कामुकता है ये उसको में बदलने से पहले हमें शारीरिक जरूरतों की संतुष्टि, यहाँ तक कि हमें संकीर्ण आत्मा की बौद्धिकता की भी जरूरत होती है, जो कहीं ना कहीं एंड इंटेलेक्चुअल voluptuousness a man must arrange this physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in his service of humanity on which all his energies should be concentrated। यानी जिसमें व्यक्ति को एक अपनी भौतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को हमेशा व्यवस्थित करते रहना चाहिए ताकि वह ह्यूमैनिटी यानी मानवता की सेवा में बाधा ना बने और वे सारे के सारे ऊर्जा उस पर केंद्रित हों। यानी बच्चों, यहाँ महात्मा गांधी ने मानवीय कर्तव्यों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करी है। तो ये आज का क्लास ये पूरा कंप्लीट हो गया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताएंगे, और अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो आप लोग डिजिटल पॉइंट को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।